हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूँ किशन मिस्त्री। आज मैं डीडी सेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़िज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम वन बाय वन करके ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन किसे बोलते हैं? समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन। याद रखना। ओके, अब याद रखना, लीनियर जो मोशन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर इसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है, अगर कोई ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल रही है तो वो उसकी मोशन क्या हुई? लीनियर मोशन। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, लीनियर मोशन क्या है। तो याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसकी मोशन कौन सी हुई? लीनियर मोशन। और उसका दूसरा नाम क्या हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। ओके, चलो। अब दूसरा एक टॉपिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसे बोलते हैं? तो याद रखना, कोई पर्टिकुलर आपको टाइम दिया है, उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो उसका फॉर्मूला भी बन गया हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब आपको टाइम दिया होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। अब इसका यूनिट याद रखना है आपको। वो कैसे याद रखोगे? तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो वो याद रखना है आपको। चलो, एक और टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये किसे बोलते हैं? तो कोई पर्टिकुलर आपको टाइम दिया है, उस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। ओके, और इसका यूनिट क्या बनेगा? वेलोसिटी का तो आपको यूनिट मालूम था ना, मीटर पर सेकंड। और नीचे डिनोमीटर में टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक चीज़ याद रखना, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। ओके, तो 3 टॉपिक हो गए हमारे। सबसे पहला लीनियर मोशन, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। ओके, अब आता है हमारा 4th नंबर का टॉपिक, व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स किसे बोलते हैं? तो बहुत सिंपल चीज़ है। फोर्स क्या है? एक टाइप का एक्सटर्नल एजेंट है। मतलब आप बाहर से कुछ लगा रहे हो कोई बॉडी के ऊपर, अगर मान लो कि वो बॉडी स्टेडी कंडीशन में है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है। ओके, तो अगर आप कोई रेस्ट बॉडी के ऊपर ये एजेंट अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी मोशन में आएगी, या फिर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसके ऊपर आप लगाओगे तो वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। तो मैंने लिखा है, इट इज़ अ एक्सटर्नल एजेंट व्हेन वी अप्लाई ऑन अ स्टेडी ऑब्जेक्ट। मतलब हम स्टेडी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो इट्स कम इन अ मूविंग कंडीशन, तो वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। एंड वी अप्लाई ऑन मूवेबल ऑब्जेक्ट, अगर हम मूवेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो बॉडी कम्स इन स्टेडी कंडीशन, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूनिट है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद आएगा नया टॉपिक हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के मोशन के कितने लॉज है? तो याद रखना है, न्यूटन के मोशन के 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम बारी बारी करके एक एक लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई बॉडी अभी रेस्ट कंडीशन में है या फिर मूवेबल कंडीशन में है, वो तब तक चेंज नहीं होगी उसकी
पोजीशन जब तक बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट है तो वो स्टेडी ही रहने वाला है, या फिर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है तो वो मूवेबल ऑब्जेक्ट में ही रहने वाला है। मतलब वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा नहीं। ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो वो याद रखना है आपको। अब दूसरा एक पॉइंट है, ये जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा न्यूटन का, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन है उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा एक पॉइंट है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स का डिफाइन करता है, मतलब वो फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ओके, आगे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, इनर्शिया। इनर्शिया किसे बोलते हैं? तो इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंटेन रखता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी कंडीशन में है तो उसको स्टेडी कंडीशन में ही रखेगा, या फिर ऑब्जेक्ट मूवेबल कंडीशन में है तो उसको मूवेबल कंडीशन में ही रखेगा। मतलब वो जो पोजीशन को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है ना ऑब्जेक्ट की, उसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो एक याद रखना है ये भी। तो अब हमारा नया एक टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या है हमारा? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो वो क्या कहता है? तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो फोर्स अप्लाई करते हो वो किसके बराबर होता है? तो वो ऑब्जेक्ट का जो भी मास होता है एंड एक्सेलरेशन होता है उसका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, उसके बराबर होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ मतलब फोर्स, वो इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है एम। एम मतलब मास, और ए मतलब एक्सेलरेशन। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी डेफिनेशन कोई ऐसे भी लिख सकता है, अ फोर्स टू बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। तो मतलब जो भी फोर्स आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हो वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। ओके, तो एक ये चीज़ याद रखना है। हाँ, अभी मोमेंटम क्या है वो आप नीचे पढ़ोगे। चलो, न्यूटन का सेकंड जो लॉ है उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक ये भी चीज़ याद रखनी है। याद करो, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। चलो, अब न्यूटन का थर्ड लॉ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी मिलेगा। वो क्या होगा? इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। तो याद रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। तो एक ये चीज़ याद रखना है। आपने इसके एग्जाम्पल सुने होंगे कि अगर कोई बॉल है उसको आप वॉल के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो वो क्या हुआ? एक्शन हुआ। और वो बॉल जो होगी वो वापस आएगी तो वो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। आपने वो गन वाला भी एग्जाम्पल सुना होगा। गन से आप कोई बुलेट फायर करते हो तो बुलेट जो होती है वो आगे जाती है और गन कहाँ आती है? पीछे आती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ? न्यूटन थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल हुआ। ओके, अब एक और पॉइंट है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ना उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। ओके, तो देखो 3 लॉ हो गए हमारे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉ के 2 अलग अलग नाम थे, याद रखना है। फर्स्ट लॉ जो था उसका नाम क्या था? याद करो, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो लॉ पढ़ा उसका नाम क्या था? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और अभी जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। याद रखना है सब। ओके, चलो, अब नया टॉपिक है हमारे पास। अभी आ गया लो, मोमेंटम। मोमेंटम किसे बोलते हैं? तो पहले याद रखना है, मोमेंटम को
पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। तो क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है एंड उसकी जो वेलोसिटी होती है, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। चलो, इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको मालूम है मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और एक दूसरा यूनिट भी है, वो भी याद रखना है आपको, न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, कोई भी यूनिट पूछ सकता है आपको एग्जाम में, याद रखने दोनों। चलो, नया टॉपिक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या, इम्पल्स ऑफ फोर्स। आपको इम्पल्स ऑफ फोर्स पूछे या फिर सिर्फ इम्पल्स पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो इम्पल्स क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड टाइम का। मतलब फोर्स एंड टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। याद रखना है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम क्या होगा, इम्पल्स। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट आपको मालूम है क्या, न्यूटन। टाइम का क्या है, सेकंड। तो इसका यूनिट भी क्या हुआ, जो मोमेंटम का था ना, न्यूटन इंटू सेकंड, वो ही इसका यूनिट हुआ, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो याद रखना है, मैथमेटिकली मोमेंटम एंड इम्पल्स दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है। चलो, एक और पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, वो भी याद रखना है। जो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हमने बात की, चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में जो चेंज होता है वो, और इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है वो, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब आपको ये मोमेंटम या फिर इम्पल्स के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना, 10 न्यूटन जितना, फॉर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के लिए आप 10 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो व्हाट इज़ द इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो फिर इम्पल्स ऑफ फोर्स कितना होगा, बहुत आसान है। आपको इम्पल्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इम्पल्स क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो फोर्स कितना दिया है क्वेश्चन में, 10, और टाइम कितना दिया है, 5। तो 10 5 जा 50। ओके, 50, लेकिन यूनिट याद रखना है, न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। नया टॉपिक है हमारा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ओके, जैसे आपको एग्जांपल याद होगे कि जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के आजू बाजू घूमते रहते हैं, तो वो किसका एग्जांपल हुआ, सर्कुलर मोशन का हुआ ना। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा भी है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होते हैं, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी राउंड घूमते हैं, तो उसकी मोशन भी क्या हुई, सर्कुलर मोशन ही हुई। ओके, चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल किसे बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे बोलते हैं। तो अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर फोर्स, इट इज़ अ इनवर्ड फोर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसका सेंटर की ओर, मतलब अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा ना, इनवर्ड, तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ओके, और जो सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा ना, उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों याद रखना है, दोनों है सेंट्रीपिटल, वो बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर से सेंटर की ओर, मतलब अंदर की ओर लगता है फोर्स, इसीलिए उसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं। या फिर उसका नाम क्या है, इनवर्ड फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल क्या है, इनवर्ड फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर लगता है वो फोर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो याद रखना है, इनवर्ड फोर्स आए तो सेंट्रीपिटल, और आउटवर्ड फोर्स आए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब याद रखना है इसका फॉर्मूला, दोनों
सेंट्रीपिटल फोर्स बोले या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। क्या है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है, हमने आगे सिर्फ वेलोसिटी तो पढ़ी, अब वेलोसिटी पढ़नी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ना है? एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन याद कीजिए, क्या था? पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसे वेलोसिटी बोलते थे ना। तो ये भी वही है, लेकिन जो मूव करेगा वो एंगल में मूव करेगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी पोजीशन, लेकिन वो पोजीशन मूव कैसे करेगा? एंगल में डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेकिन एंगल में डिस्प्लेसमेंट करेगा, और डिवाइड बाय क्या होगा? टाइम होगा। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। रेट का मतलब क्या होता है? नीचे डिनोमिनेटर में टाइम आता है। ओके, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर टाइम में कितना उसकी पोजीशन, एंगल में उसकी पोजीशन चेंज करता है, उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। उसको डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और इसका यूनिट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन क्यों आया? क्योंकि जब जहाँ एंगल में मूवमेंट हो रही होती है उसमें रेडियन आता है। ओके, चलो सेम वही चीज़, एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने सिर्फ आगे एक्सेलरेशन पढ़ा था, वो लीनियर एक्सेलरेशन था, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आता है नया टॉपिक, वर्क। वर्क क्या होता है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करने से वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब आगे जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ वर्क। इसका फॉर्मूला ही सीधा याद रखना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने शॉर्ट में बाजू में लिखा है, वर्क मतलब W, फोर्स मतलब F, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? S। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, आपको मालूम है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये किसका यूनिट हुआ? वर्क का। और एक और यूनिट है जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्क का यूनिट क्या है? जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर। देखो यूनिट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आपको डेफिनेशन या फिर उसका फॉर्मूला याद है तो। यूनिट याद रखने नहीं होते, बनाने होते। ओके, चलो दूसरा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। क्या? अब काइनेटिक का मतलब क्या होता है मालूम है? मूवेबल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कंडीशन में है, मतलब मूवेबल कंडीशन में है, तो उसके पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूवेबल कंडीशन में होगा तो उसके पास खुद की एनर्जी तो होगी ना। तो वो जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी एनर्जी हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। ओके, तो याद रखना। हाँ, कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए एग्जाम में 1/2 की जगह 0.5 भी लिख दे, तो 0.5 mv² तो भी ओके है। 1/2 mv² ये भी सही है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी। चलो दूसरी एक एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल, उसको Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से, मैंने ब्रैकेट में लिखा ही है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं? तो कोई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? इट इज़ अ एनर्जी दैट इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर है, किसकी वजह से? तो लिखा है ड्यू टू इट्स पोजीशन,
पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे जैसे आपको मालूम है, जैसे आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, फिर आप सेकंड फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाओ, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर मतलब हाइट बढ़ाते जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी एक बढ़ती जाएगी। तो वो एनर्जी बढ़ती है किसकी वजह से, हाइट की वजह से। तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसका फॉर्मूला क्या है, mgh। क्या है, mgh। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h मतलब हाइट। तो याद रखना है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। उसका यूनिट भी क्या होता है, जूल। और एक लास्ट है पावर। तो पावर क्या है, कोई आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है, इतने टाइम में आपने कितना वर्क डन किया, उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो मैंने लिखा ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट वर्ड आए ना तो समझ जाने का कि नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ओके, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। तो मतलब वर्क अपॉन टाइम, पर्टिकुलर टाइम में कितना ऑब्जेक्ट ने वर्क किया उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या है, आपको मालूम है, वर्क का यूनिट क्या था, जूल, और टाइम का क्या है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, या फिर इसका यूनिट है वाट। दोनों यूनिट सही है, तो कोई भी आपको यूनिट पूछ सकते हैं। ओके।